नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज काशी। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर वही डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए तो फिर वह डॉक्टर नहीं रह जाते। कुछ ऐसा ही मामला वाराणसी के एएसजी हॉस्पिटल में देखने को मिला है, जहां 7 वर्षीय बच्ची अनाया के आंख के ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। प्रस्तुत है इस संदर्भ में बच्ची की मां तथा उनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी से खास बातचीत। प्रकरण है जो प्रेस वार्ता जी नमस्ते, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता। और हम लोग अनाया रिजवान की मृत्यु हुई थी एएसजी आई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण। ये उनकी माता जी हैं। आज चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये था कि न्याय की लड़ाई हम लोग लगभग पिछले 2 महीने से लड़ रहे थे, और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने इस मामले में डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की कंपनी के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर और जिस कंपनी से ये लोग हॉस्पिटल चलाते हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने दिया है। थाना भेलूपुर को अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, और न्याय की इस लड़ाई में ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर कराना अपने आप में मतलब बहुत बड़ी लड़ाई होती है। वो मतलब उस बच्ची 7 साल की मृतका बिटिया अनाया की मां आफरीन पिछले 2 महीनों से सोई नहीं है अपनी इस न्याय की लड़ाई के लिए। अपनी हंसती खेलती बच्ची को ये आंख के ऑपरेशन के लिए लेकर गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि 40 मिनट का ऑपरेशन है। 3 घंटे बाद जब ये ऑपरेशन थिएटर में जाती है पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब हमारी बच्ची को कब आप छोड़ेंगे, कब डिस्चार्ज करेंगे, तो ये देखते हैं कि इनकी बच्ची पेट के बल पड़ी हुई है, उसका सिर ऐसे है और उसको न ऑक्सीजन लगा हुआ है न वहां पर कोई है। उससे वह घबराती है, भाग करके अपने पति के पास आती है। तो उसके पति बताते हैं कि डॉक्टर कार्तिकेय को तो अभी मैंने नीचे अपनी पत्नी के साथ जाते हुए देखा, जबकि डॉक्टर कार्तिकेय और डॉक्टर पारस को ऑपरेशन करना था। इसका मतलब है कि 40 मिनट का ऑपरेशन, 3 घंटे बाद वो बच्ची अकेले उस ऑपरेशन थिएटर में पड़ी हुई है, जिसको बच्ची की मां ने बताया कि उसको ऑक्सीजन की नली तक नहीं लगी हुई थी। ये उसकी स्थिति थी। आनंद फानन में उन लोगों ने इसको बताया कि इसको पॉपुलर हॉस्पिटल ट्रांसफर कर रहे हैं। जब बच्ची की मां पॉपुलर हॉस्पिटल पहुंची तो वहां उसको बताया गया कि मैट केयर आप लोग आइए। मतलब ये जो 20 मिनट का टाइम उन्होंने बाई किया उस खराब हालत में उस बच्ची को ट्रांसफर करने के लिए, उसमें उन लोगों ने उसकी स्थिति को छुपाते हुए और उसको एम्बुलेंस में भर करके, सामान की तरह भर करके, बच्ची की मां जब बताएगी कि उसको कैसे हॉस्पिटल से उसको जब ट्रांसफर किया गया मैट केयर हॉस्पिटल, तो शायद आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब इस मां ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब मेरी बच्ची का पैर तो सीधा हो जाने दीजिए, उन लोगों ने उसका पैर तक सीधा नहीं होने दिया। पैर मुड़ा हुआ, जैसे अब कहना नहीं चाहिए लेकिन जैसे डेड बॉडी को डिलीवर किया जाता है, उस तरह डॉक्टरों ने उसको मैट केयर हॉस्पिटल भेजा। जब ये बेचारी रोते हुए मैट केयर हॉस्पिटल पहुंची तो मैट केयर के हॉस्पिटल में इसको एक पर्ची थमा दी। वो पर्ची दिखाइएगा तो, कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसको कुछ भी हो सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, और इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और यह एनेस्थीसिया देने की वजह से हुई है। घबराहट में बेचारी उस पर दस्तखत करती है। उसके बाद डॉक्टर्स उसको एडमिट करते हैं। इतनी सारी सुई और इतनी सारी मशीनें लगा देते हैं कि कोई भी देख करके दहल जाए कि छोटी बच्ची के साथ हो क्या रहा है, और डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं हुआ है उसको। 3:45 में बच्ची हॉस्पिटल में मर जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स कोई एविडेंस नहीं देते हैं। जब हम लोगों के द्वारा एविडेंस की मांग की जाती है, उनको लीगल नोटिस दिया जाता है। 20 से ज्यादा लीगल नोटिस मैंने दिए हैं इनको, डॉक्टर को, हॉस्पिटल के मालिक को, हॉस्पिटल के मुंबई हेडक्वार्टर को, हॉस्पिटल के बेंगलोर हेडक्वार्टर को, और मतलब 20 से ज्यादा। उसका आज तक टिल दिस डेट कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया, माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और हम लोगों का न्याय के प्रति लगातार संघर्ष जारी रहा। और उच्चाधिकारियों के आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसकी जांच अभी जारी है। और उसके बाद हम लोगों ने माननीय सीजीएम साहब का मुकदमा दाखिल किया, जिसमें 6 तारीख को शाम को रात में हम लोगों को कल वो ऑर्डर मिला। माननीय न्यायालय ने आदेश किया इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का। अब इसमें किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, अगर आप लोग कहें तो बता दें। डॉक्टर प्रत्युष रंजन है, जो हेड ऑफ द एएसजी आई हॉस्पिटल पूर्वांचल के हैं, मतलब ऐसा वो लिखते हैं अपने प्रोफाइल पे।
डॉक्टर आदेश सिंह जो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ जिनके बारे में बताया जाता था, नहीं डॉक्टर आदेश सिंह, अच्छा, उसके बाद एएसजी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ उबैद उस्मानी जो वहां के प्रबंधक है एएसजी आई हॉस्पिटल के, डॉक्टर पारस सर्जन है, डॉक्टर कार्तिकेय सर्जन है और ऑपरेशन थिएटर के सहायक अतुल जयप्रकाश और एक अन्य, और जो प्रबंधक है प्रशासन प्रमुख है एएसजी आई हॉस्पिटल के। उसके बाद जिस हॉस्पिटल में बच्ची की मृत्यु हुई, मैक केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक और उनके मालिकान को और उनके संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के, इतने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश माननीय सीजेएम साहब ने दिया है। किन धाराओं में? जी, अब ये धाराएं जो है वो 106 है भारतीय न्याय संहिता की उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित करना, 125 है लापरवाही से मानव जीवन को संकट में डालना, और उसके बाद 231 है अपराध संबंधी साक्ष्य को छिपाना। देखिए, डॉक्टर से लापरवाही हो सकती है, यह सारे लोग मान कर चलते हैं, लेकिन एविडेंस छुपाना आपको अलाउ नहीं है, और एविडेंस छुपाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई लीगल राइट आपके पास नहीं है, न तो कोई कानून आपको इजाजत देता है। तो जिस तरह से इन्होंने लीगल एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की है, उसके बाद जो आपराधिक षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है वो एक गंभीर अपराध है, 7 साल से ज्यादा की इसमें सजा है। हम लोगों की यह मांग है कि यह मुकदमा दर्ज हो, और दर्ज तो होगा ही, दर्ज होने के बाद इनकी गिरफ्तारी हो, और इनकी जो ये लोग इंडस्ट्री बनाकर मेडिकल सिस्टम को चला रहे हैं उस पर सरकार ध्यान दे। हम लोग मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो एक इंडस्ट्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को चलाया जा रहा है उससे समाज को खतरा उत्पन्न हो गया है। अभी आप लोग देखेंगे, अभी सैकड़ों ऐसे मामले, 10 से ज्यादा मामले तो हम लोग देख रहे हैं। उपहार नर्सिंग होम में इसी तरह एक बच्ची को एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया, वो बेचारी मर गई। उसके बाद एक बच्चा, एक हाजरा हॉस्पिटल है, वहां उन्होंने बच्चे का एबॉर्शन किया, बच्ची का मतलब एक बाल का, एक बेटी का, उन्होंने उसका एबॉर्शन किया और बताया कि अबॉर्ट हो गया। उस एबॉर्शन के 4 घंटे बाद उसका मिसकैरेज हुआ और जिंदा बच्चा डिलीवर हुआ। घटना है, लेकिन चूंकि कानून में इनको 106 के तहत, 106 बीएनएस अभी उसके तहत जो प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसके तहत ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। और समाज में कोई भी व्यक्ति जब डॉक्टर के यहाँ जाता है तो सिर्फ उसको एक पर्चा थमाया जाता है कि आपके पेशेंट को कोई खतरा होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद पेशेंट के परिवार वालों का काम क्या होता है जानते हैं आप लोग? तो जानते ही होंगे, सिर्फ पैसे जमा करना। 50,000 यहाँ जमा कर दो, 20,000 यहाँ जमा कर दो, 30,000 यहाँ जमा कर दो, 50,000 यहाँ जमा। अच्छा, एक और मजेदार बात आपको बताऊं, इस मामले में उन्होंने दोनों आंख की सर्जरी का पैसा जमा कराया और उस बच्ची की मृत्यु एक आंख की सर्जरी करते हुए हो गई। मतलब दूसरी सर्जरी का पैसा भी उनके पास जमा था। आज 2 महीने से ज्यादा का दिन हो गया, लेकिन उस पैसे को रिफंड करने के बारे में उन्होंने परिवार से बात तक नहीं की। मतलब ये 406 का भी मामला बनता है। किस प्रकार से पैसे की जो बंदरबाट हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। अभी एक बहुत न्यूज बड़ा वायरल है कि डॉक्टर्स को उनकी कंपनी के द्वारा टारगेट दिए जाते हैं। आपको याद है किसी अब 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले किसी मां बहन का ऑपरेशन होता था डिलीवरी के समय, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता था। आज 90% से ज्यादा डिलीवरी जो है हो रही है सीजेरियन सर्जरी हो रही है। नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग इस विषय की गंभीर जांच की मांग करते हैं और इस तरह से जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर रोक की मांग हम लोग अभी आपस में चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी भाई साहब, आशुतोष शुक्ला जी, आशुतोष सक्सेना, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हम लोग एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करें कि कितनी जो बहनें डिलीवरी के लिए जाती हैं उनके ऑपरेशन में क्या स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जा रही है। 10 लाख से ज्यादा जो है जातियां मतलब स्पीसीज इस धरती पर है। मतलब 10,000 प्रकार की ऐसी स्पीसीज है जो बच्चा पैदा करती है या बच्चा अंडा देती है या बच्चा पैदा करती है। उन किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में हर मतलब अगर 100 डिलीवरी हो रही है तो 90% डिलीवरियों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है। ये एक संगठित तंत्र चल रहा है, ये टारगेट ओरिएंटेड सिस्टम चल रहा है। बच्चों को एनेस्थीसिया के नाम पे पैसा ले लिया जाता है ऑपरेशन के लिए, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट नहीं आएंगे, लगा दिया जाएगा। हम अगर उनसे पारदर्शिता की मांग करेंगे, एविडेंस की मांग करेंगे तो एविडेंस नहीं दिया जाएगा। एविडेंस आप क्यों नहीं देंगे? एविडेंस या तो आप एविडेंस छिपाएंगे क्योंकि उसमें आपकी गलती पकड़ी जाएगी, तो एविडेंस से छेड़छाड़ का भी मुकदमा है। ये अब बचेंगे नहीं जो लोग इसमें जिम्मेदार लोग हैं। परिजन ने सीसी फुटेज भी मांगा था वहां का, उनको सर 20 से ज्यादा नोटिस हम लोगों ने दिया, 20 से ज्यादा नोटिस।
आज तक एक सिंगल नोटिस का जवाब नहीं आया, एक सिंगल नोटिस का जवाब आज तक नहीं। कोई ऐसा चीज कैद है जो निश्चित तौर पर है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रत्युष रंजन ने और डॉक्टर पारस और कार्तिकेय, हो सकता है मैं नाम में आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन इन तीनों लोगों में से 2 लोगों की बातचीत की रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास उपलब्ध है। इन लोगों ने बताया है कि 40 मिनट के बाद बच्ची की स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई थी और 40 मिनट का ऑपरेशन था। तो 3 घंटे तक वो बच्ची आपके ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही थी? 3 घंटे तक आपकी वो बच्ची ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही थी? अगर उसकी स्थिति बिगड़ रही थी तो आपने पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आपके यहाँ क्यों नहीं था? अगर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट नहीं था तो जनरल एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत थी? अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया तो उस बच्ची को 40 मिनट के बाद जब उसकी स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, उसी समय आप क्यों नहीं किसी ऐसी जगह ट्रांसफर किए? आपने माँ बाप से क्यों नहीं राय ली कि कहां बच्चे को ट्रांसफर करना है? क्योंकि सबके पास तो पैसा इस समय जेब में रहता नहीं है। हम बीएचयू ले जाते हैं अपने बच्चे को 40 मिनट के बाद, लेकिन 2 घंटे 20 मिनट उसको आपने अपने ऑपरेशन थिएटर में रखा। क्यों रखा आपने? जो ये टाइम उन्होंने किल किया, बताया कि बीएचयू तक ले जाने का टाइम नहीं बोलिएगा, बोलिए जी, अपना परिचय बताइए। जी, मैं अनाया रिजवान, जिसकी मृत्यु हुई उसकी माँ। ये जो घटनाक्रम हुआ, घटनाक्रम के बाद जो है जिस तरह से अस्पताल प्रशासन आज भी अकड़ में जी रहा है, उसके बाद जो है कोर्ट ने अब जो है आदेश कर दिया है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन इस बीच जो आपने अपनी बेटी खोई, क्या कहेंगे? जब डॉक्टर से बात किया गया कि मतलब कि हमसे बिना बताए, हमसे बिना पूछे, हमसे झूठ बोल के उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, ये कह के कि बस उसको एक बच्चे को डॉक्टर के पास भेजा जा रहा है नॉर्मली चेकअप के लिए, 1-2 घंटे बाद आप उसको घर ले जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पहले हमें आशीर्वाद भेजा, आशीर्वाद के बाद फिर पॉपुलर, उन्होंने कहा कि पॉपुलर चलना है। पॉपुलर जब पहुंच के हम लोग कॉल कर रहे हैं तो उसके 10 मिनट बाद उनका कॉल आ रहा है कि आप मैक केयर में पहुंच जाइए। मैक केयर पहुंचने के बाद पहले उन्होंने हमसे पैसा जमा करवाया फॉर्म के लिए, फिर उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए पहले जमा कीजिए। सब करने के बाद उन्होंने एक फॉर्म ला के दे दिया, इस पे लिखा हुआ था कि उसकी हालत बहुत खराब है, ये सारी उसकी कंडीशन, उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ी है एनेस्थीसिया देने के बाद, और कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और हो सकेगा तो हम लोग उसको यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। उस टाइम तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं था कि साइन करने के अलावा। साइन किया गया, फिर उसको जब एडमिट किया गया वहाँ पे करने के बाद, जब उससे पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार अपने बच्चे को देखने तो दीजिए। देखने के बाद जब अंदर हम लोगों को भेजा गया, बोला फैमिली मेंबर्स को नहीं जाने दे रहे थे, बोले कि सिर्फ माँ और बाप जा सकते हैं अंदर। जब हम लोग अंदर गए तो उस टाइम मेरे बच्चे को होश आया था, उसने इशारा करके बुलाया भी अपने पास। मैंने उससे पूछा भी कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो कहने लगी कि नहीं। इतनी ज्यादा 7 साल की उम्र में इतनी ज्यादा मेरी बच्ची मैच्योर थी, उसको उस टाइम भी हम लोग की फिक्र थी कि मेरे पेरेंट्स परेशान ना हो। उस टाइम भी वो क्या कहना चाह रही थी, और ज्यादा उसके मुंह से लगातार पिंक कलर का झाग निकलते जा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके लंग्स में पूरी तरीके से पानी भर चुका है, जिसको हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक बॉटल लगा हुआ था जिसमें वो निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी जैसे जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें पानी भरता जा रहा है लगातार, और उसकी हालत ठीक नहीं है। वो पूरी तरीके से एकदम बर्फ जैसी ठंडी थी, एकदम बर्फ की तरह। जब उसने हाथ बढ़ाया, जब हम उसके पास गए, जब उसका हाथ छुए हम, तो उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा था। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी बीपी एकदम लो है, इसकी हार्ट बीट लगभग 180 चल रही है। मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया इसके साथ, आंख की सर्जरी थी और उसके साथ ऐसा कैसे हो गया कि आंख की सर्जरी में ऐसी कंडीशन। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा किसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ मतलब ASG हॉस्पिटल में, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जिस कंडीशन में वो हमारे पास आई है बहुत गंभीर कंडीशन है उसकी। क्योंकि उनसे क्लियरली पूछा कि सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये बस तो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि आप बाहर जाके सिर्फ भगवान से प्रे कीजिए कि ठीक हो जाए, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद बाहर हम गए तो वहाँ के हेड डॉक्टर प्रत्युष रंजन और डॉक्टर पारस, जिन्होंने सर्जरी की थी, हमें पता भी नहीं था कि डॉक्टर पारस उसकी सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा 3 साल से इलाज डॉक्टर कार्तिकेय से चल रहा था। और लास्ट टाइम पे भी जब उसके 9 तारीख से उसको 9 अक्टूबर को उसको जब दिखना बंद हो गया था, उस टाइम भी हम डॉक्टर कार्तिकेय के पास लेकर गए थे, और उनके लिए ही 3 से 4 दिन रोका गया था कि डॉक्टर कार्तिकेय यहाँ इंडिया, अभी यहाँ बनारस में नहीं है,
वो बाहर गए हुए, वो आ जाएंगे, लास्ट डिसीजन वही लेंगे कि क्या करना है। उनके देख रेख में ही 13 तारीख तक, 13 को उसकी ऑलरेडी डेट थी लेजर की। 12 तारीख को जब हम डॉक्टर कार्तिकेय से मिले तो उन्होंने बोला कि कल डेट नहीं हो पाएगी क्योंकि लेजर करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगता। अब सर्जरी है, उसमें हम लोगों को 30 मतलब 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा। उसके लिए कल हमारा शेड्यूल बिजी है, कल नहीं, हम इसको 14 तारीख को प्लान कर रहे हैं, कल छोड़ देते हैं इसको। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया 13 को छोड़ के। थिएटर में जाने से पहले बच्ची की तबीयत कैसे थी? बिल्कुल वीडियो आया है था, बिल्कुल, उसने सारा कॉस्ट्यूम खुद से पहना है, वो बहुत अच्छे से बैठी हुई थी, वो मुझसे बात कर रही थी। आप लोगों के पास वीडियोस होगी भी उसकी, जिस तरीके से वो हमसे बाहर बैठ के बात कर रही थी। उसके जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई है तो हम रो रहे थे, वो हमें चुप करा रही थी कि कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे बाहर। वो हमें चुप करा रही थी। डॉक्टर्स भी खड़े थे वहां पे, डॉक्टर्स ने कहा भी कि आपके बच्चे इतनी ज्यादा बहादुर है कि आप रो रही है, वो आपको समझा रही है। आप जब वो उसको अंदर लेकर गए लास्ट में भी, जब उसकी हालत खराब भी हो गई थी, तब भी वो मेरी आवाज सुन के रिएक्ट कर रही थी। वहां पे भी हमने डॉक्टर से मैट केयर में भी रिक्वेस्ट की कि एक बार आप उसको रहने दीजिए मेरे पास, हमें रहने दीजिए, शायद वो थोड़ा बेटर फील करेगी कि मेरे साथ कोई है। इतनी सारी चारों तरफ मशीनें, उसके मुंह में 2-2, 3-3 नली लगी हुई थी, उसको बहुत हर जगह उसको सुई लगा हुआ था, वो डर भी रही होगी उस टाइम। मैंने उनसे कहा भी कि हमें रहने दीजिए मेरे बच्चे के पास, लेकिन वहां पे भी उन्होंने माना नहीं। एक आंख की तो उसकी सर्जरी हुई थी, पट्टी लगी हुई थी, दूसरी आंख में भी उन्होंने पट्टी लगा दिया था। लास्ट टाइम में मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें देखना है, हटा दे, तो कह रही हाँ हमें देख, मतलब इशारा कर रही थी हम लोगों को देखने के लिए। वहां भी हमने डॉक्टर से कहा कि प्लीज आप इसकी एक आंख की पट्टी हटा दीजिए, वो हमें देखेगी तो शायद उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, लेकिन वहां पे भी डॉक्टर्स ने हटाए नहीं। फिर 2 बजे के, रात के 2 बजे भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार देखने जाने दीजिए हमें डॉक्टर को, तो बोले कि 5 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर्स देख रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। 2 बजे के बाद उन्होंने हमें अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया। फिर लास्ट में लगभग 3 बजे वो मेरे हस्बैंड को बुला के कह रहे हैं कि आई एम सॉरी, आप लास्ट बार आके देख लीजिए, वो नहीं है। जब वाराणसी में आप कहाँ की रहने वाली? बेनिया बाग, हड़ा सराय। ये हॉस्पिटल के बारे में आपको किसने जानकारी दी थी? के बारे में हमने सुना था काफी, उसका मतलब बनारस में सब डॉक्टर्स को दिखाई चुके थे उसको, मतलब जो जहाँ भी बताता था। मेरे एक रिलेटिव से है ना, उन्होंने बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं। डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल जो डॉक्टर कार्तिकेय की वाइफ हैं, वही उसको रूटीन चेकअप उनका उसी से चलता था, हर 6 महीने पे उनसे ही चेकअप चलता था। और जब उसकी हर जैसे 6 महीने या साल में उसकी रेटिना की जब जांच होती थी, वो डॉक्टर कार्तिकेय के पास मुझे भेजती थी। इसके पहले जब पिछले महीने लगभग 13 या 14 सितंबर को जब हम डॉक्टर अपेक्षा के बाद उनको दिखाने के लिए गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर कार्तिकेय के पास भेजा मुझे। तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों आंख, मतलब कि उसके पर्दे में होल हो गया, इसके लिए हमें उसको लेजर करना पड़ेगा। लेजर का डेट मेरा फिक्स हो गया था 13 अक्टूबर को फिक्स हुआ था। उसके बीच में हम कितने पैसे की मांग की गई थी आपसे? 1 लाख, 1 लाख रुपए उस टाइम। हाँ, उस टाइम हमने उनको अटेंडम में उसको वहाँ पे 90,000 रुपए मैंने सबमिट किया था लास्ट टाइम पे। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मेरी बच्ची बिल्कुल खड़ी है, तैयार है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले मेरा एक 4 साल का बच्चा है जिसको लेके मेरे हस्बैंड परेशान थे, वो भी परेशान कर रहा था, उसको लेकर थे। जब उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे, उसको आवाज दी जा रही थी बुलाने के लिए, उस टाइम मुझे फॉर्म लाकर दिया गया कि आप यहाँ साइन कर दीजिए। तो आप सब जानते हैं कि इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो 10-20 पेज का पेपर पढ़े और उसके पास साइन करे। उन्होंने मुझसे खोला, जहाँ कहा हमने साइन करते गए। फिर एक जगह फादर को साइन करना था, मैंने उनसे कहा भी कि हम उनको बुला दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं मत बुलाइए, आप ही कर दीजिए। तो अब ऐसे हॉस्पिटलों के खिलाफ जो ऐसे आप क्या मांग करते हैं? जी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए कि जो उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया अब आगे किसी और बच्चे के साथ ना हो।